आपने एक एक्ट के बारे में सुना होगा विच इज राइट टू इंफॉर्मेशन। 2005 में ये एक्ट आया था कि आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं कि अगर कोई फंड लेके नया आते हैं तो वो पैसा यूटिलाइज किया गया या नहीं किया गया। तो अब बोला जा रहा है कि ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है इसका राइट टू डिनाई इंफॉर्मेशन बन चुका है कि जो ही इंफॉर्मेशन हम सरकार से पूछते हैं वो उसको मना कर देते हैं। किस नाम पे? पर्सनल इंफॉर्मेशन को लेके। अब आप किसी सरकारी ओहदे पे बैठे हो, आप उसके लिए पर्सनल इंफॉर्मेशन बार बार वर्ड यूज करोगे। सरकार थोड़ी किसी की है, वो तो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, एमएलए एमपी वो तो लोगों को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेमोक्रेसी क्या पढ़ते हो आप? टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो मतलब जो यहाँ पे मेन कस्टडियन है, मेन मैनेजर एक्ट करता है वो कौन है? सिटीजन आ जाते हैं, पीपल आ जाते हैं उस कंट्री के। तो अब ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है इसका शिफ्ट राइट टू डिनाई इन्फॉर्मेशन हो चुका है। अब देखो यहाँ पे जब भी टर्म आएगी ना पर्सन, तो पर्सन से ही रिलेटेड क्या होती है? पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और ये जो पर्सन का दायरा है यहाँ पे ये किसी सिंगल इंडिविजुअल को लेके नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सारी कंपनीज आ जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगी। सरकार ने अगर जैसे एक पीएम केयर फंड भी आया था, वो एक ही साल सुना आपने, उसके बाद उसकी कोई आवाज नहीं आई। तो वो जो फंड है वो भी क्या काउंट होगा यहाँ पे? एज अ पर्सन। अब पर्सन वेरी कर सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिविजुअल की बात करूं, कोई मान लो पब्लिक सर्वेंट है, तो उसकी जो ड्यूटी बनती है वो टुवर्ड किसके है? पब्लिक के। तो अगर उसकी प्रमोशन होती है वो तो उसकी पर्सनल हुई, पर ऐसे भी तो हो सकता है बैकएंड पे पैसे खिलाए थे कि मेरी प्रमोशन पहले कर दो, तो वो क्या आ गया? वहां पे पब्लिक को अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी पड़ेगी। वहीं पे एक इंफॉर्मेशन है जो आपके डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है। जितनी इंफॉर्मेशन पब्लिक तक जानी चाहिए वो सारी आपको बताई होती है। मान लो कल को कोई हमारी इंडियन आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स को कोई ऑपरेशन कंडक्ट करना है, पहले थोड़ी आपको बता देंगे कि कैसे कैसे हम इस ऑपरेशन को कंडक्ट करने वाले हैं, कौन सा आईएनएस यहाँ पे यूज करना है, पर ये बता दिया जाता है आपको कि कौन सी इंडियन नेवल शिप हमने डिप्लॉय करी। तो डिफेंस सेक्टर के अंदर आप क्या देखते हो? कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में होती है, जितनी आप पढ़ते हो वो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी होती है। जैसे जब ऑपरेशन सिंदूर चला था, बहुत से लोग बोल रहे थे कि और जितने भी टीचर्स हैं इन्होंने तो पहले बता दिया सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में। वो ऑलरेडी आपके पब्लिक डोमेन में दिया हुआ है। सरकार खुद बोलती है कि हमारी जनता को इनके बारे में पता होना चाहिए, तो वो पब्लिक डोमेन में है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। पर अब दिक्कत क्या आ रही है कि ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है 90% केसेस में सरकार के एंड से एक ही वर्ड बार बार यूज हो रहा है, विच इज पर्सनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस पर्सन। ये पर्सन एक इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो सरकार से रिलेटेड है। कॉन्टेक्स्ट लग गया पता क्या है इस आर्टिकल में? ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपसे ये भी पूछना था कि एडिटोरियल की आपको पीडीएफ अलग से तो नहीं चाहिए होती कि करंट में ही ठीक है? कितने बोलते हैं करंट में फाइन है? प्रॉपर डेमोक्रेसी टाइप है क्वेश्चन, मतलब हैंड रेस कीजिए, ठीक है। कितने बोलते हैं सेपरेट चाहिए? ओके, सिंस एक ही है तो फिर हम मेजोरिटी के साथ जाएंगे कि मर्ज ही देंगे, ठीक है। चलो ठीक है। एनीवेज, अब यहाँ पे एक एक्ट है 2023 में, ये एक्ट लाया गया था, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 8। इसमें एक क्लॉज 1 हुआ करता था, अमेंडमेंट के बाद एक और सब क्लॉज ऐड कर दिया गया विच इज जे। 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करी गई। और ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, बोला तो ये कि हम इसको और ज्यादा ब्रॉड कर रहे हैं, जैसे पर्सन की जो डेफिनेशन है उसको और ज्यादा ब्रॉड कर दिया कि ये इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं होगा। अब सारी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए हम एक ही टर्म यूज करने वाले हैं विच इज पर्सन। तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बोला जाएगा पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो इसका जो स्कोप है उसको वाइड कर दिया जाता है अंडर दिस डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। कौन सा सेक्शन है? तो सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे। यूपीएससी आपका सेक्शंस पे क्वेश्चन पूछता है तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद अब बोला गया कि जब आपसे क्वेश्चनिंग करनी शुरू करी लोगों ने, जनता पिटीशंस डालती है, राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए भी डालती है, जब उनको सरकार से कोई आंसर चाहिए होता है कि ये जो पैसा सेंक्शन करा था आपने पर्टिकुलर एबीसीडी स्कीम के लिए, ये कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज करा गया, तो यहाँ पे अब एक ही आंसर आता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन। क्योंकि दायरा इतना ब्रॉड कर दिया कि आप बार बार एक ही वर्ड यूज कर सकते हो, पर्सनल इंफॉर्मेशन। 90% केसेस में देखा गया कि सेम एक ही स्टेटमेंट गवर्नमेंट के एंड से आती है विच इज पर्सनल इंफॉर्मेशन। लग गया ना पता? पर्सन का दायरा स्ट्रॉन्ग कर दिया इन्होंने, स्कोप ही बढ़ा दिया अपने एंड के लिए, अपने फायदे के लिए। तो अब करप्शन रिलेटेड कोई केस होगा तो उसके बारे में आप नहीं पूछ सकते। जैसे मैंने एक ऑफिसर का एग्जांपल आपको दिया, जो उसकी प्रमोशन हुई है वो तो उसके अपने लेवल पे ग्रोथ हुई है, पर अगर बैकएंड पे उसने पैसे खिलाए थे फिर आपको पता कैसे चलेगा? तो वो फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं बची। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट आपको अब ये राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर दिखाई देंगे। तो इससे क्या हुआ है? जो ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है,
सिटीजन्स के साथ गवर्नमेंट की, वो सारी यहाँ पे हर्ड हुई है। अब आ जाओ डेमोक्रेसी के ऊपर। तो डेमोक्रेसी कहती है टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, मतलब जो एक्चुअल कस्टोडियन या फिर मैनेजर एक्ट करता है, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर जो चेक रखता है, वो कौन एक्ट करती है? सिटीजन। इसी के लिए स्पेसिफिक लाया गया था 2005 में जाके आरटीआई की आप अपनी पिटीशंस डालिए, हम आपको आंसर करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक केस हुआ था, राजनारायण से रिलेटेड केस था, राजनारायण केस जिसको बोला जाता है। इसमें इन्होंने जजमेंट दी कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो एक तरह से फंडामेंटल राइट ही है। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट आप पढ़ते हो अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। तो अब 19 से रिलेटेड आप काफी सारे आर्टिकल्स पढ़ चुके हो, जैसे 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, एक 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। ए के अंदर क्या आ गया आपका? इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, जहां स्पीच और एक्सप्रेशन पे फोकस करा जाता है। तो आई थिंक ये आर्टिकल अब आप नहीं भूलेंगे जो आज आपने पढ़ा। तो कौन सा केस था? राजनारायण केस, जिसमें बोला गया कि जो आपकी राइट टू इंफॉर्मेशन है वो फंडामेंटल राइट ही है। कौन से आर्टिकल के अंडर आते हैं? आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज, सॉरी मैंने क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। और सी के अंदर क्या था? कोऑपरेटिव्स। तो याद रह जाएगा, देखो सब क्लॉज सी और कोऑपरेटिव में भी क्या आता है? सी आता है। एंड जी में क्या था? प्रोफेशन से रिलेटेड था। काफी सारी चीजें आपने 19 से रिलेटेड करंट में कर ली हैं, तो स्टैटिक में जब पढ़ोगे तो इजी लगेंगी। अब इन सब क्लॉजेस को याद रखना। नेक्स्ट अब सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे, जो आरटीआई एक्ट के अंदर कुछ उसमें अमेंडमेंट्स करी गई थी, उसके बारे में बताया गया। यहाँ पे बोला है कि जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसका आप डिस्क्लोजर नहीं करोगे पब्लिक के एंड पे। और 2023 में आप देख रहे हो कि इसका तो दायरा और ज्यादा ब्रॉड कर दिया हुआ है। अब बार बार ही क्या सुनने को मिल जाता है लोगों को, दैट इज पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे बोला गया है कि वो जो बैलेंस बना हुआ था ना, राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू प्राइवेसी, वो भी यहाँ पे बिगड़ा हुआ है। क्योंकि जब कोई एम्प्लॉय पब्लिक के कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहा है तो फिर वो अकाउंटेबल है, उसकी जो प्रमोशन होगी वो भी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे इंश्योर करेगी कि किस बेसिस पे इनको दी गई। मतलब वहां पे गाइडलाइंस चेक करी जाएंगी कि दायरे में दी गई है, किसी के पास अगर रिजर्वेशन थी अगर उसके अंडर दी गई है वो भी मानी जाएगी, पर अगर कहीं पे करप्शन हुई होगी उसके बारे में पता नहीं चल पाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे बोला है कि डिनाई करा जा रहा है। अब एक टेस्ट आता है विच इज एसिड टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इस एसिड टेस्ट में क्या बोला है कि आपका जो पार्लियामेंट है और आपका जो स्टेट लेजिस्लेचर है, अगर ये लोग अपने मेंबर्स को कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं तो वो इंफॉर्मेशन किसको जा सकती है? सिटीजन्स को भी जा सकती है। पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में कोई इंफॉर्मेशन बताई गई, सेम क्वेश्चन आपने पब्लिक डोमेन में नहीं बताया कि क्या इसका आंसर होना था। यहां पे जब आपने अपने मेंबर्स को वो इंफॉर्मेशन दे दी है तो सेम इंफॉर्मेशन आप लोगों को मना नहीं कर सकते कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपको हम इसके बारे में नहीं बता सकते। अगेन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी तो लोगों को ही जाके रिप्रेजेंट वहां पे कर रहे हैं। सेम लॉजिक आएगा डेमोक्रेसी का, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो ऐसी टेस्ट में क्या बोला जाता है? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर अगर अपने मेंबर्स को कोई इंफॉर्मेशन दे सकता है तो सेम इंफॉर्मेशन जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके एंड पे भी जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ऐसी टेस्ट के बारे में बोली हुई है। अब आती है, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे एक ऑफिसर है जो पब्लिक सर्वेंट है या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकता है जो अगेन पब्लिक के हित में ही काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे प्रमोशन के बेसिस पे एक एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि राइटर ने भी यही वाला एग्जाम्पल यूज किया था। कोई पब्लिक डोमेन में ऑफिसर हैं, वो एसडीएम हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, एनी रैंक। ठीक है, मैं इसके लिए टर्म यूज करूंगी एनी, जो पब्लिक सर्वेंट है, ये वाला वर्ड यूज कर लेते हैं। इनकी प्रमोशन होती है, प्रमोशन अपने ग्रोथ के एंड से हुई, इनकी ग्रोथ हुई ना, इसमें आपको क्या लेना देना है? इनकी प्रमोशन हो ना हो, हमारे काम होने चाहिए जो इनको हमने डेजिग्नेट करवाए थे। नंबर 1 ये तो आ गया पर्सनल, ये एक्चुअल में पर्सनल इंफॉर्मेशन थी। पर अब आरटीआई एक्ट में तो कंपनी के लिए भी पर्सनल इंफॉर्मेशन का ही वर्ड यूज करा है, स्कोप यहाँ पे आपको ब्रॉड होता हुआ दिखाई देगा। नंबर 2, अगर इनके पास कोई रिजर्वेशन थी तो प्रॉपर गाइडलाइंस बनी हुई है तो उसके दायरे में आपको प्रमोशन दी गई, चलो ठीक है, रूल्स आपने फॉलो करे थे। अब आती है सबसे बड़ी दिक्कत, जो केसेस आप सुनते हो स्कैम वर्ड के अंडर, कि किसी ने बैकएंड पे गवर्नमेंट को खिलाया पैसा, और जब पैसा खिलाया तो उसकी प्रमोशन, अभी इतना टाइम तो उनकी सर्विस को हुआ नहीं था और आज आप देखोगे उनकी प्रमोशन हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या हुई? करप्शन। पर ये चीज तो आती है ना आपके पब्लिक के दायरे में, पब्लिक पूछ सकती है ना कि कैसे इनकी प्रमोशन हुई। ये इनका टाइमलाइन था, लोग पूरा चेक रखते हैं इन पे, देखना उन पिटीशंस को पढ़ना, कभी लोगों ने पूरा चेक रखा होता है ये पर्सन ABCD कब इसने ज्वाइनिंग करी थी, कब इसकी प्रमोशन हुई, क्या इसके पास रिजर्वेशन थी, प्रॉपर लॉजिक्स होते हैं। तो यहाँ पे जब करप्शन हुई,
अब पब्लिक इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा सकती है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर अब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं बोल सकते थे, पर 23 में क्या किया गया, प्रोविजन में ऐड ही क्या कर दिया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तभी 90% केसेस में एक ही वर्ड यूज करा जा रहा है, विच इज पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आज के आर्टिकल में पता नहीं ये पीआई वर्ड हम कितनी बार यूज करने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही कहां पे आई है, पीआई के साथ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ। अब एक दूसरा एग्जाम्पल दिया, मान लो ये पर्सन बीमार पड़ जाता है तो इसके मेडिकल रिकॉर्ड्स होंगे। अब ये है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपने क्या करना है, जान के उनको क्या हुआ था, कौन सी बीमारी लगी हुई थी, उनकी जगह पे कोई और काम करने के लिए आ जाएगा। तो वो जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं वो एक्चुअल में उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। जो ये ऑफिसर हैं जिनकी प्रमोशन हुई थी, पर प्रमोशन का कौन सा पार्ट पब्लिक डोमेन में आएगा, कौन सा पार्ट इनका एक्चुअल में पर्सनल था, वो डिफरेंट था। तो आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इतना ज्यादा ब्रॉड कर दिया, पता ही नहीं चल रहा है कि हमने किस चीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाना है और किसके लिए गवर्नमेंट उधर से बोल देगी कि इसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे क्योंकि ये क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तो इसको क्रिटिसाइज करा गया है इस आर्टिकल के अंदर। तो लग गया ना आपको डिफरेंस पता कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहां पे जाके ब्रॉड हुई है। तो ये वाला रीजन था। तो ये जो राइट टू प्राइवेसी है इसके अंदर ये मेडिकल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 21 इंश्योर हुआ, वो पर्सन बीमार हुआ, वो अपने पास रखेगा मेडिकल रिकॉर्ड, उसने लीव ली होगी, वो अपने सीनियर को जाके वो पकड़ा देगा कि ये रही मेरी सिक लीव, क्या क्या मुझे हुआ था, पर ये पब्लिक डोमेन के लिए कोई आंसर नहीं बनता। तो यहाँ से एक जजमेंट याद आती है, विच इज पुट्टास्वामी जजमेंट। इन्होंने डिक्लेयर करा था कि जो राइट टू प्राइवेसी है हमारी, वो क्या है, फंडामेंटल राइट है। तो ये जाके 2017 में राइट टू प्राइवेसी वाला प्रोविजन आपके आर्टिकल नंबर 21 में ऐड हुआ था। वैसे आर्टिकल नंबर 21 की जब आप हेडिंग पढ़ते हो तो क्या लिखा होता है उसमें, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ब्रॉड स्कोप है पर इसमें मल्टीपल चीजें आती है। तो ये जो राइट टू प्राइवेसी वाला प्रोविजन था ये 2017 में जाके ऐड हुआ था। ये सवाल भी यूपीएससी ने पूछ लिया है, सीधा लिखा था राइट टू प्राइवेसी कौन से फंडामेंटल राइट के आर्टिकल के साथ एसोसिएटेड है। तो वहां पे मल्टीपल ऑप्शन थी, आर्टिकल 21 वाज द आंसर, 19 भी लिखा हुआ था। अब आज ये जो डीपीडीपी एक्ट है आपका 2023 का, इसके अंदर कौन सा सेक्शन था, 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज J, इसको याद रखना। तो यहाँ पे काफी वेग सी अमेंडमेंट करी गई। आपने स्कोप को ब्रॉड तो कर दिया है पर अब पता ही नहीं चल रहा है कि हमको क्या इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करोगे, क्या नहीं प्रोवाइड करोगे। तो वो जो पब्लिक इंटरेस्ट और प्राइवेसी है वो दोनों मिक्स ही कर दिए। प्रमोशन वाले एग्जांपल से आपने ये चीज समझी। नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वेगनेस। अब सबसे बड़ी दिक्कत कहां पे आएगी, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं होगी, गवर्नमेंट किसी चीज के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगी। हमने सवाल पूछा था, उन्होंने मना कर दिया, तो ये वाली दिक्कत देखने को मिलेगी। दूसरा, पेनल्टीज ऑफ पीआईओ। अब कोई इंफॉर्मेशन थी जो सरकार नहीं देना चाहती थी पब्लिक डोमेन में, पर एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बैठा हुआ था जो नाटी है, इसको देख रहा था कि लोगों ने क्या क्या क्वेश्चनिंग करी हुई है। इसने अगर लीक कर दी वो इंफॉर्मेशन जो सरकार नहीं चाहती थी कि पब्लिक डोमेन में जाए, पीआईओ ने वो लीक कर दी, तो उस केस में उसको पेनल्टी लगेगी 250 करोड़ रुपए की। 250 करोड़ रुपए की। वो तो वैसे ही नहीं देगा इंफॉर्मेशन कि कल को मेरे ऊपर इतना पैसा लगा देंगे, मेरा तो घर भी गया, सैलरी में से ये बोलेंगे भरो इंस्टॉलमेंट, तो ये तो वैसे ही इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। यहाँ पे डर पैदा कर दिया आपने। तो ये जो सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज J है, इसमें आपको मिसयूज भी देखने को मिलेंगे। आपने एक बाइंडिंग चीज लगा दी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर कि इंफॉर्मेशन देनी नहीं है, लीकेज होनी नहीं चाहिए, नहीं तो 250 करोड़ रुपए हथियार रखो। मेरा सवाल ये है, क्या इतने पैसे इनके पास होते होंगे? नहीं निकलते हैं, बाद में निकलते हैं, ठीक है, हाँ सैलरी से नहीं वैसे भी निकल जाते हैं। ओके, इम्प्लीकेशन। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये काफी ज्यादा वीक हो चुकी है, क्योंकि जो लोग मॉनिटर कर रहे थे कहां कहां पे पैसा सैंक्शन हुआ है, कहां कहां पे यूटिलाइज हुआ है, उसके ऊपर आप सवाल ही नहीं पूछ पाओगे। देन डेनियल ऑफ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जिसके बारे में जनता को पता होना चाहिए था वो नई इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगी। तो करप्शन के केसेस आप बढ़ते हुए देखोगे। नाउ वे फॉरवर्ड क्या है, तो ये सबसे पहला जो वे फॉरवर्ड राइटर ने दिया है, मीडिया पे तो वैसे भरोसा नहीं बचा हुआ है। इंडिया की मीडिया कुछ भी गलत बता देती है, कई बार हम भी मान लेते हैं कि शायद यही सच था, बाद में पता लगता है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। जब नेपाल के क्राइसिस हुए थे, जो आपका ये एक न्यूज़पेपर आता है हिमाचल स्पेसिफिक नहीं है, एक और न्यूज़पेपर आता है, हिंदी में आता है, उन्होंने लिखा था कि नेपाल में हुई हिंदू राष्ट्र की डिमांड, इस वजह से वहां पे क्राइसिस आए, पर रीजंस तो कुछ और ही थे। हिंदू राष्ट्र की तो कोई भी डिमांड नहीं पुटअप करी गई थी, पर एक ऑथेंटिक न्यूज़पेपर ये न्यूज में छाप रहा था। तो यहाँ पे मीडिया के ऊपर ही पहला क्वेश्चन है, ये तो क्या ही अकाउंटेबिलिटी श्योर करवाएंगे हमारी गवर्नमेंट से। एक कहीं न्यूज चैनल आप ओपन करना, सुबह के डैश, दिन के डैश, शाम के डैश, मतलब एक नाम जपेंगे, सुबह से लेकर माला जपते हैं ना लोग, वैसे बस तारीफें करे जाएंगे। आपको ऐसे लगेगा कि हम तो एक जो अटोपियन स्टेज होती है ना, कि एक आइडियल वर्ल्ड बन चुका है, वैसे ही दिखने लग जाता है लिटरली। तो यहाँ पे तो पहला जो पॉइंट है इसको तो साइड में कर देते हैं। देन आता है आपका सोशल मीडिया।
कहीं अच्छा काम भी कर रहे हैं। जो जर्नलिज्म एक्चुअल में मीडिया से हम उम्मीद रखते हैं वो आजकल लोग वैसे ही करे जा रहे हैं अपने। बेशक व्यूज के लिए रहेगा, बेशक वो आपके वॉचिंग आवर्स के लिए रहेगा, पैसे के पर्सपेक्टिव से रहेगा, पर रियलिटी दिखा देते हैं, ग्राउंड रियलिटी दिखा देते हैं। पर वहीं पे मिस इन्फॉर्मेशन देखोगे तो वो भी बहुत ज्यादा है। जैसे एक दिन क्या हुआ, निर्मला सीतारमन जी की एक वीडियो आती है और उसमें बताया गया एक स्कीम के बारे में, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड था, जैसी स्कीम कोई नहीं आई थी। तो एक डॉक्टर भी थे, थोड़ी उम्र बढ़ चुकी थी, 70s क्रॉस कर चुके थे। उन्होंने देखा कि जब निर्मला सीतारमन खुद इस स्कीम के बारे में प्रमोशन कर रही हैं तो ये तो ठीक ही होगा। वो बाद में निकला डीप फेक, उनके पैसे गए। तो वो डीप फेक था। तो ये डीप फेक का जो ट्रेंड है ये भी आपको सोशल मीडिया के ऊपर दिखेगा। अगेन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्या पूछा था, क्या वहां से आंसर आया था, उसके बारे में आपको पता नहीं चल पाएगा। तो वे फॉरवर्ड में पहला तो खैर यही बोला है कि वो जो मीडिया है, जिसको आप फोर्थ लेग ऑफ डेमोक्रेसी भी बोलते हो, जैसे चेयर होती है, तो मॉडर्न चेयर्स आ गई हैं, वैसे 4 टांगे होती थी ना, एक को बोल देते हो आप लेजिस्लेचर, देन जुडिशरी आ जाता है, एग्जीक्यूटिव आ जाते हैं, और चौथा जो होता है मीडिया। सोचो ये 4 टांगों वाली चेयर है, एक टांग है ही नहीं इसकी, आप बैठ पाओगे उसके ऊपर? तो वो मीडिया ही हुआ करती थी। तो हमने चेयर्स ही बदल दी कि चल 4 टांगों वाली चेयर ही नहीं रखनी है, अब घूमने वाली आ गई है, एक ही स्टैंड होगा उसके ऊपर। बट एनीवेज, मतलब एक एडेज सी है ये कि 4 टांगे होती हैं तो एक के बिना भी इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। चलो ये वैसे तो वे फॉरवर्ड था, पर मीडिया से मुझे अलग प्रॉब्लम है, तो ये क्रिटिसिज्म में चला गया। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। नहीं, रिव्यू करेगा ही नहीं। अभी लास्ट में लिखा है, आई थिंक यहाँ पे पॉइंट, आ जाओ यहाँ पे। पहले तो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर बनाया जाए कि ये जो स्कोप है इसको पहले तो दोबारा से शॉर्टन करो, क्या चीज कहाँ पे आएगी उसे प्रॉपर क्लासिफाई करो, जो कि नहीं होगा। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन। अब पब्लिक का भी प्रेशर होना चाहिए सरकार पे। सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को पता ही नहीं होगा। आपको पता था इस सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे के बारे में? नहीं था पता, तो अवेयरनेस ही नहीं होती कि कुछ ऐसे चेंजेस भी हो रहे हैं बैकएंड के ऊपर। और जो मेजोरिटी ऑफ द पिटीशन डालते हैं लोग, वो एलीट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जो इन एकेडमिक्स बैकग्राउंड को देखते रहते हैं, चेकआउट रखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज क्या काम कर रही है। बाकी जनता को तो फर्क भी नहीं पड़ता कि क्या ये काम कर रहे हैं, कौन से सेक्शन है, कौन सी आरटीआई है। तो अवेयरनेस की भी एक दिक्कत रहती है। एंड देन रिकॉग्नाइज द ग्रेविटी। अब इस मुद्दे को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्या रीजन है? हमारे कुछ फंडामेंटल राइट है। अभी आप देख के आए जो राज नारायण केस था, वहां पे भी क्या लिखा था कि ये तो फंडामेंटल राइट है, जो कि आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर इंक्लूडेड है। वहीं पे राइट टू प्राइवेसी कहां पे जाके सेपरेट होगी, वो आपके पुट्टास्वामी केस में बता दिया गया था। राइट टू प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ के अंडर आता है, पर वो जो थिन लाइन थी वो उन्होंने डिफरेंशिएट कर दी थी। तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। बाकी बात रही जुडिशियल रिव्यू की। अब ये जो आरटीआई एक्ट लाया गया था, ये बस एक तरह से अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए लाया था। थोड़े दिन में आप सुनोगे कि पिटीशन डली है, सुप्रीम कोर्ट को बोला गया है कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर तो नहीं बनाएंगे, वो अकाउंटेबिलिटी ही मांगेगी कि ये जो आपने अमेंडमेंट करी थी इसको चेंज करो। अब चेंज जब होगा तो कोई ना कोई जजमेंट आएगी, जिस भी नाम से केस गया था उनके नाम के साथ आप उसको सुनोगे। फॉर नाउ ये सारी अमेंडमेंट थी, इसके बारे में आपने ध्यान में रखना है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, क्योंकि अमेंडमेंट इस डीपीडीपी एक्ट के अंदर ही करी गई थी तो इसके ऊपर ही बेस्ड है, लिखना इसके बारे में। इंपैक्ट क्या क्या पढ़ेंगे सिटीजन राइट टू इन्फॉर्मेशन के ऊपर, सारा आर्टिकल यही है।